ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सीधे रुख करेंगे वेबिनार का, जिसका चौथा दिन है। मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे हैं। अब मरना तो पूरी तरह से हाथ में नहीं है, क्योंकि 100 साल के बाद तो जाना ही पड़ता है। दुनिया में जितने भी विचार प्रारंभ हुए वो इसी से प्रारंभ हुए कि मनुष्य सुखी कैसे हो। पश्चिम से अलग भारत की अवधारणा है कि मनुष्य को सुखी करना है। ये बात सही है कि उसकी बुनियादी जरूरतों की पूर्ति होनी चाहिए। रोटी, कपड़ा, मकान। अपने कहा गया भूखे भजन ना हो गोपाला, धर लो अपनी कंठी माला। भोजन चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई लिखाई, दवाई का इंतजाम, और इसके लिए रोजगार भी चाहिए, क्योंकि बिना रोजगार के इनका इंतजाम हो नहीं सकता। हमारे यहां कहा गया है कि मनुष्य केवल शरीर नहीं है, शरीर के साथ साथ मन, बुद्धि और आत्मा भी है। तो शरीर का सुख तो चाहिए, लेकिन मन का सुख भी चाहिए, बुद्धि का सुख भी चाहिए, आत्मा का सुख भी चाहिए। अब इसके विस्तार में नहीं जा रहा है, क्योंकि वो तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ उसके लिए बनाए। लेकिन आज विशेषकर मैं अर्थ की चर्चा करना चाहता हूं। काम पुरुषार्थ का मतलब है जो विविध कामनाएं और आवश्यकताएं मनुष्य की होती है, उनकी पूर्ति होना, और उनकी पूर्ति करने के लिए अर्थ जरूरी है, पैसा जरूरी है। और इसलिए शायद महाभारत में भीष्म पितामह जैसे विद्वान और महावीर ने ये कहा, पुरुष अर्थ का दास है। अगर संक्षेप में कहूं तो ये कि देश हो, दुनिया हो, प्रदेश हो, बिना अर्थ के काम चल नहीं सकता। और आज का जो चिंतन है, सोच है हमारा, वो सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सुशासन हो, उसके लिए धन कैसे जुटाएं, अर्थव्यवस्था मजबूत कैसे हो। मानी जैन जी ने आज बड़ी उपयोगी बातें हमारे सामने रखी। मध्य से पिछले दिनों भी प्रयास किया, हम तो बीमारू राज्यों में थे, लेकिन बीमारू राज्य से सड़क, बिजली, पानी का इंतजाम करते हुए, कृषि के क्षेत्र में विकास करते हुए हमारी चिंता है पूरे मध्य प्रदेश में लघु और कुटीर उद्योगों का भी जाल बिछा। हमने पहले भी प्रयास किया है कि इंडस्ट्री आए, उद्योग आए। उसके लिए हमारी औद्योगिक नीति जो है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, उसको भी हमने बहुत प्रोग्रेसिव बनाया। और मुझे खुशी है कि कई बड़े उद्योग मध्य प्रदेश में स्थापित हुए, छोटे छोटे उद्योग भी तेजी से आए। हम उस दिशा में बहुत गंभीरता से काम कर रहे हैं। कृषि के क्षेत्र में हमने काफी काम किया है। हमारी ग्रोथ रेट आश्चर्यजनक रूप से कई वर्षों तक 20 के आसपास रही। सिंचाई के साधनों का हमने विस्तार किया और 42 लाख हेक्टेयर जमीन लगभग सिंचित कर दी मध्य प्रदेश में। बम्पर उत्पादन हमारा। लेकिन अब हमारे सामने समस्या, उसके दाम ठीक मिले किसान। एक प्रधानमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं, कल ही उन्होंने कल परसों एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर आत्मनिर्भर भारत के उनके संकल्प के तहत उसको लॉन्च किया है। अब खेती में हमको इंफ्रा भी चाहिए और वैल्यू एडिशन भी चाहिए, ताकि किसान को दाम मिले और हमारा जो कच्चा माल है उसके आधार पर हम कई चीजें, फूड प्रोसेसिंग की बात जैसे जयंत जी कह रहे थे, उस दिशा में हम आगे बढ़ के भी रोजगार लाए। जरूरी नहीं है कि बड़े बड़े ही उद्योग आए, स्टार्टअप हम शुरू कर सकते हैं मध्य प्रदेश में। वेंचर कैपिटल फंड हमने पहले बनाया है। स्टार्टअप की हमारी अपनी नीति है, उसको सुधार की जरूरत है, मैं महसूस कर रहा हूं। उसके बारे में विचार करके फैसला करेंगे। लेकिन कोरोना काल में हमने देखा कि अर्थव्यवस्था का पहिया जरा भी रुक जाए तो चारों तरफ हाहाकार मच जाता है।
अर्थव्यवस्था रोजगार दोनों ऐसे विषय हैं जो विकास और प्रगति की गाड़ी में ईंधन का काम करते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना काल में लगभग 27,000 करोड़ का नुकसान तो हमको हो गया। रेवेन्यू हमारा आना था वो 3-4 महीने में ही हम इतना पिछड़ गए। लेकिन हम अब ये सोच के बैठे नहीं रह सकते कि पैसा नहीं तो काम बंद नहीं किया जाता है। सरकार का काम ये कि पैसा नहीं है तो पैसे का इंतजाम करे। मैं मानता हूं कि आज जब हम विचार करेंगे तो पहली चीज हमको ये सुनिश्चित करना चाहिए। अभी प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया स्ट्रीट वेंडर्स के लिए 10,000 रुपए तक करो। 10,000 रुपए उनके लिए काफी बड़े, उनका काम धंधा चलाने के लिए जितने विशेषज्ञ विचार कर रहे हैं, मेरा अनुरोध है हाथ में कुछ नगद रहे खर्च करने के लिए, अपनी आजीविका चलाने के लिए। नए रोजगार के साधन कैसे उत्पन्न हो? अब वो औद्योगिकरण के जरिए भी, लेकिन दूसरे भी कोरोना काल में जैसे मनरेगा का हमने बहुत बेहतर उपयोग किया प्रधानमंत्री जी की कृपा से। और क्या क्या साधन हो सकते हैं? और इसके लिए मैं तो ये मानता हूं कि जरूरत पड़े तो हमको आउट ऑफ बजट भी बोरिंग करनी चाहिए। उधार लेके अगर हम जरूरी चीजों में खर्चा करते हैं तो वो बुरा नहीं है। उसका इंतजाम कहां कहां से हो सकता है, कैसे हो सकता है, इसके बारे में हमको विचार करना चाहिए। कारोबार के लिए पर्याप्त पूंजी कैसे उपलब्ध कराएं? प्रधानमंत्री जी ने एमएसएमई की भी चिंता की है। इस समय एमएसएमई को भी पैसा चाहिए, उद्योगों को भी पैसा चाहिए। इसलिए विचार के केंद्र ये होना चाहिए कि कारोबारियों को, चाहे वो उद्योगपति हो चाहे अन्य सेक्टर के हों, उनके पास पूंजी की उपलब्धता चाहिए। वित्तीय सेक्टर की समस्याओं को हम हल कैसे करें? अलग अलग देशों ने इस दिशा में कई प्रयास किए। मध्य प्रदेश भी संजीदा है, इसलिए हम असंभव को उपाय करें जिससे हम पूंजी की उपलब्धता हम बढ़ा पाए। सबके लिए पढ़ाई और सबके लिए कमाई। अभी नई एजुकेशन पॉलिसी आई, उसमें एक बहुत अच्छी चीज है वोकेशनल एजुकेशन 6वीं क्लास से। हमारे बच्चे केवल ये सोच नहीं होना चाहिए कि राजा काम है तो कुछ नहीं करेंगे, केवल पढ़ेंगे। कल भी मैंने कहा था कि अगर थोड़ा सा काम स्कूल में कर लें तो मीडिया में हल्ला मच जाता है कि बच्चों से काम करवा लिया। उनको काम करना सीखना चाहिए। तो शिक्षा की ऐसी व्यवस्था जो रोजगार के साथ जुड़ी हो, उसका रोड मैप हमको तैयार करनी पड़ेगा। अभी जब हमारे प्रवासी श्रमिक लौट के आए, हमारे सामने समस्या थी। उनमें से केवल श्रमिक नहीं थे, कई स्किल्ड थे, उनके हाथों में कौशल था। कोई फैक्ट्री में काम करता था, कोई कॉन्ट्रैक्टर के यहां कोई काम करता था, कोई बिल्डर के यहां काम करता था। और हमने जब उनकी स्किल मैपिंग की तो हमने रोजगार सेतु पोर्टल बनाया। स्किल मैपिंग में 7,30,000 ऐसे श्रमिक थे जिनको कोई ना कोई काम आता है। हमने नियोक्ता ढूंढे कि किनके यहां इनको काम मिल सकता है। बता दें खुशी 31,700 से अधिक नियोक्ता जुड़े और इस पोर्टल के माध्यम से बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन अभी 38,900 से अधिक श्रमिकों को स्थायी रोजगार मिल गया है। हम इस प्रयास को लगातार जारी रखेंगे और इसी व्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश के सभी युवाओं के लिए एकीकृत जॉब पोर्टल प्रारंभ करने पर विचार हम कर सकते हैं। रोजगार के कौन कौन से अवसर हैं, कहां मिल सकते हैं, एक पोर्टल में वो आ जाए। लेकिन हमारे युवा भी रोजगार देने वाले बन जाए।
केवल नौकरी मांगने वाले नहीं। हम जानते हैं कि सरकारी नौकरियों की बहुत सीमा है। मध्य प्रदेश के मैं आकलन करता हूं 60,000 करोड़ रुपया सैलरी बांटते हैं। अब इस साल तो बजट हमारा कम हो गया है थोड़ा कोरोना के कारण, लेकिन 1.5-2 लाख रुपए के बजट में से 60,000 करोड़ रुपया केवल सैलरी है। बाकी कामों के लिए फिर पैसा बचाना और उसकी व्यवस्था करना, और ये सरकारी नौकरियों की सीमा है। जितनी जरूरत है वो जरूर देंगे, लेकिन नौजवानों को कैसे हम प्रेरित करें कि वो खुद अपना छोटा काम शुरू करके छोटा बड़ा खुद वो रोजगार देने वाले बन जाए। इस पर हमको विचार करना पड़ेगा। इसलिए स्टार्टअप से लेके एमएसएमई तक हमारा जो टैलेंट है वो हताश ना हो, निराश ना हो, उसको प्रेरित करना, पूंजी की व्यवस्था कराना। हमने पिछले टर्म में एक योजना शुरू की थी, युवा उद्यमी योजना। उसमें कोई इंडस्ट्री अगर लगाता था नौजवान, उसकी गारंटी सरकार देती थी और उनको 2 करोड़ रुपए तक का लोन, जैसा प्रोजेक्ट हो 2 करोड़ रुपए तक की गारंटी सरकार लेती थी, और उसमें सब्सिडी भी थी। हम अपनी तरफ से भी पैसा उसमें 15% तक सब्सिडी देने का काम करते थे। उसमें नए सिरे से विचार करने की जरूरत है। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप एक बड़ी ताकत है। आज प्रधानमंत्री जी ने कहा है लोकल को वोकल बनाओ, इसलिए मुझे लगता है इस कोरोना काल में हमने देखा सेल्फ हेल्प ग्रुप पोषण आहार प्रदान करने से लेकर मास्क बनाने तक, सैनिटाइजर बनाने से लेकर पीपीई किट बनाने तक, स्कूल की यूनिफॉर्म बनाने तक। हमारे देश में सेल्फ हेल्प ग्रुप पोषण आहार बना रहे हैं, अपनी फैक्ट्री लगा रहे। एक ग्रुप को जानता हूं जिसने मुर्गी पालन का काम शुरू किया और उनका सेल्फ हेल्प ग्रुप का संघ बना। उसका साल भर का टर्नओवर 300 करोड़ था। कोरोना में उनको नुकसान हो गया, ये अलग बात। तो महिलाएं चमत्कार कर सकती है, और इसलिए कैसे हम इन समूहों को आर्थिक रूप से मजबूत करें, इनके हाथों में कौशल आए, इनको पैसे की व्यवस्था करें। मध्य प्रदेश में तय किया 4% तो उनको लोन हम देंगे। और क्या किया जा सकता है? उनके उत्पाद की मार्केटिंग, पैकेजिंग, उस पर हम कैसे सहयोग कर सकते हैं? मार्केट लिंकेज, नॉलेज लिंकेज, बैंक लिंकेज, इनके माध्यम से उनको और सशक्त बनाने पर विचार करना चाहिए। आज जब आप विचार करेंगे तो इस पर भी ध्यान देंगे। एमएसएमई सेक्टर की बात मैंने अभी आपसे की है। एक बात मुझे और लगती है, आईटीआई के नाम पर स्किल डेवलपमेंट मिशन प्रधानमंत्री जी बहुत चिंतित है। बड़ी गंभीरता से देश में काम हो रहा है। हम मध्य प्रदेश के युवाओं के कौशल का, किस कौशल की जरूरत है, आने वाले समय में कैसे स्किल मैन पावर चाहिए, इसका आकलन करके हम अपने आईटीआई को मध्य प्रदेश में तो हम ग्लोबल स्किल पार्क बना रहे हैं 600 करोड़ रुपए की लागत से, सिंगापुर के सहयोग से। लेकिन इन कौशल की पहचान, जिनकी मांग देश, विदेश और प्रदेश के बाजारों और उद्योगों में सबसे ज्यादा है, हम गैप मैपिंग करके और उसकी पूर्ति करने की दिशा में काम करें। जब मध्य प्रदेश देखता हूं तो एक विचार मेरे मन में आता है, हर एक जिले की हमारी कुछ ना कुछ व्यवस्था है, विशेषता है। महेश्वर साड़ियां, चंदेरी साड़ियां, बाग प्रिंट, अभी हमारे मजदूर कर रहे हैं काम। निमाड़ की मिर्च, मूंगफली, कपास, मुरैना की सरसों, गजक,
शाहजहांपुर, आगर, मंदसौर, बैतूल छिंदवाड़ा के संतरे, बुरहानपुर का केला, मंदसौर नीमच का लहसुन, एक नहीं अनेक हर एक जिले में कुछ ना कुछ, तो उस पर आधारित उद्योग की स्थापना हम वहां कर सकते हैं। उसका एक विशेष ब्रांड बन सकता है क्या फार्मर प्रोड्यूसर ग्रुप्स बना के हम मालवा में हमने एक मालवा फ्रेश नाम का ब्रांड डेवलप किया, जिसमें संतरे उनकी ग्रेडिंग करके पैकेजिंग करके और फिर आपने भेजा तो देश के बाजारों में किसानों को बहुत अच्छा दाम मिला। इंडिविजुअल किसान नहीं कर सकता। ये फार्मर प्रोड्यूसर ग्रुप अगर ढंग से काम करेंगे तो जो आदान की व्यवस्था उसमें भी मिलके करेंगे तो सस्ता मिलेगा। वो मिलके पैकेजिंग ग्रेडिंग के सब काम कर सकते हैं, मार्केटिंग का काम कर सकते हैं और अच्छी क्वालिटी का उत्पाद कर सकते हैं, उसको देश और दुनिया के बाजारों में भेज सकते हैं। इस दिशा में भी हमको विचार करना चाहिए। छोटे छोटे जो हमारे कारोबारी हैं, अब ग्रामीण पथ विक्रेता हमने मध्य प्रदेश में एक योजना बनाई, सब्जी, फल, चाय का ठेला, पान की गुमटी, हमारे मोची, बढ़ई, लोहार, कुम्हार, सुनार, सुतार, बसोड़, बांस का काम करने वाले, इन सबको हमने तय किया कि 10,000 रुपए का लोन ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी ने योजना बनाई, उसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब इनको 10,000 रुपए तक के लोन की गारंटी सरकार देगी और ब्याज सरकार भरेगी, बिना ब्याज के इनको ये पैसा मिलेगा। तो ये गांव गांव में खड़े होंगे, गांव स्वावलंबी बने और गांव की जरूरत गांव में कहीं पूरी हो जाए। हर एक नहीं हो सकती, मैं जानता हूं, लेकिन कई चीजें पूरी हो सकती है। इसलिए उन कारीगरों को भी ट्रेनिंग हम दे सकते हैं, उनको लोन उपलब्ध करवा सकते हैं। कम से कम गांव में उनका सामान लोग को वो आवश्यकता नहीं पूरी करो। और ऐसी और कई चीजें पहचानी जा सकती है जिसका लोकल उत्पादन करके हम स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। इसको और कैसे बेहतर ढंग से हम करें, इस पर हम विचार कर सकते हैं। हमें मध्य प्रदेश में मुझे खुशी है कि मंडी कानून में हमने संशोधन किया, वन नेशन वन मार्केट की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाया है। लेबर लॉज में हमने कई सुधार किए, श्रमिकों का हित सुरक्षित करते हुए उद्योग दिक्कत में ना रहे, इसकी व्यवस्था हमने की है। उद्योगों को संचालन में जो दिक्कतें आती थी, उन दिक्कतों का समाधान किया है। लगातार हमारे इस दिशा में प्रयास जारी रहेंगे। मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा। CSR का जो मंत्र जयंत जी ने दिया है, उस पर भी हम ढंग से अमल करने का प्रयास करेंगे और नीति आयोग के साथ मिलकर आज दिन भर के विचार मंथन से मुझे पूरा विश्वास है कि शाम को अमृत ही निकलेगा। इसको जनता तक पहुंचाने की प्रभावी कार्य योजना बनाएंगे। मैं एक बार फिर इस वेबिनार में कृपया करके जुड़े हुए सभी विषय विशेषज्ञों का स्वागत करता हूं और इस संकल्प के साथ कि आपका ये विमर्श व्यर्थ नहीं जाएगा, इसको नीचे जमीन तक पहुंचा के आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बना के प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करने में हम परिश्रम की पराकाष्ठा और प्रयत्नों की परिसीमा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, नीति आयोग के मेंबर आदरणीय रमेश चंद जी से अनुरोध है कि वह वक्त छोटे से ब्रेक का जल्द हासिल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। और राजनांदगांव, जहां पुलिस जवान ने खुदकुशी की है, घर में फांसी लगाकर आत्महत्या की। खड़गांव थाने में पदस्थ था जवान, छुट्टी में घर आया हुआ था। पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है। तो आपको बता दें कि पुलिस के जवान ने खुदकुशी की है। खड़गांव थाने में पदस्थ था जवान और छुट्टी में घर आया हुआ था। वही जवान ने खुदकुशी कर ली।
क्या कारण है ये पूरा तलाशने में अब पुलिस जुटी हुई है। और जगदलपुर जहां शव को पंडरी पानी में दफनाने को लेकर विवाद, 3 दिन बाद भी नहीं हो सका शव का अंतिम संस्कार। कोरोना से हुई है युवक की मौत। स्थानीय लोग और प्रशासन के बीच विवाद के बाद मेडिकल कॉलेज के मोर्चरी में रखा गया शव। तो जगदलपुर से खबर, जहां शव को पंडरी पानी में दफनाने को लेकर यह विवाद चल रहा है। 3 दिन हो चुके हैं लेकिन शव का अंतिम संस्कार नहीं हो पाया है। कोरोना से हुई है युवक की मौत। स्थानीय लोग और प्रशासन के बीच विवाद के बाद मेडिकल कॉलेज और मोर्चरी में शव रखा गया। और एमपी में कोरोना का कहर जारी है। 24 घंटे में सामने आए 327 केस। राजधानी भोपाल में 107, इंदौर में 176, खरगोन में 28, धार में 5, अनूपपुर में 5, गुना में 6, शिवपुरी में 1, खरगोन में 1, इंदौर में 3 की मौत। 327 केस, रोजाना आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। 327 केस सामने आए हैं। राजधानी की ही बात कर लें तो अकेली राजधानी भोपाल में 107, इंदौर में 176, क्योंकि 3 की मौत भी इंदौर में हुई है। मशहूर शायर और गीतकार डॉक्टर राहत इंदौरी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद, पुष्टि होने के बाद उन्होंने अस्पताल में उनको इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। राहत इंदौरी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। तो जाने माने शायर और राहत इंदौरी कोरोना पॉजिटिव, इसकी पुष्टि होने पर उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है और साथ ही उनको अरविंदो अस्पताल में उनको भर्ती कराया है। कोरोना के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता का पता लगाने के लिए आज से इंदौर में सीरो सर्वे शुरू किया गया है। 85 वार्ड्स में 170 लोगों की टीम 7 दिनों में 7000 घरों से ब्लड सैंपल इकट्ठा करेगी। सर्वे के दौरान उन लोगों के सैंपल लिए जाएंगे जिन्हें संक्रमण नहीं हुआ और एक घर से सिर्फ एक ही सैंपल लिया जाएगा। सतना में कोरोना वायरस के संक्रमण से मौत के बढ़ते आंकड़े अब खतरे की घंटी बजा रहे हैं। कोरोना के संक्रमण से डॉक्टर और पुलिस के बाद अब सिविल जज भी नहीं बच पाए हैं। रीवा कमिश्नर ने आपातकालीन बैठक में संक्रमण को रोकने के लिए सख्त से सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। जिले में अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। 4 अन्य मौत जबलपुर में हुई, जिनकी गिनती अब जबलपुर में हो रही है। और इधर रायपुर में भी कोरोना का कहर जारी है। 24 घंटे में 447 नए मरीज मिले हैं। रायपुर से सबसे ज्यादा 219 नए मरीज मिले हैं। कोरोना से 3 लोगों की मौत हुई। 24 घंटे में 208 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 3509। कुल पीड़ितों की संख्या बढ़कर हो गई 12625। अब तक 9017 लोगों ने कोरोना से जंग जीती है। 99 लोगों की मौत हुई है। होटल रेस्टोरेंट बार बंद रहेंगे 19 अगस्त तक। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए ये फैसला लिया गया है। सभी कलेक्टर्स को निर्देश दे दिए गए हैं। आबकारी विभाग ने आदेश जारी किया। और जगदलपुर जहां शव को पंडरी पानी में दफनाने को लेकर विवाद, 3 दिन बाद भी नहीं हो सका शव का अंतिम संस्कार। कोरोना से हुई है युवक की मौत। स्थानीय लोगों और प्रशासन के बीच विवाद के बाद मेडिकल कॉलेज की मोर्चरी में अब शव को रख दिया गया है। 3 दिन हो चुके हैं लेकिन शव का अंतिम संस्कार नहीं हो पाया है। और आपको बता दें कि कोरोना से इस युवक की मौत हुई और अब मोर्चरी में रखा गया है इस युवक के शव को। तो वहां के स्थानीय लोग हैं और प्रशासन है, उनके बीच ये विवाद है। और हमारे संवाददाता इंदौर से अरुण और देवव्रत हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं। अरुण, लगातार कोरोना का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। 176 नए केस इंदौर में, मौत का आंकड़ा भी बढ़ा है। ये अपने आप में बड़ी चिंता की बात है और जाहिर है हर कोई इससे अब परेशान। बिल्कुल चिंता की बात है। और पिछले 24 घंटे में जिस तरह 3 मौतें हुई हैं कोरोना से, और मौत का जो आंकड़ा है वो 336 पर पहुंच गया है। और अगर बात की जाए पॉजिटिव मरीजों की, तो पॉजिटिव
मरीज 176 मरीज नए पॉजिटिव मिले हैं। कल 208 मरीज मिले थे। पिछले 13 दिन से लगातार 100 के ऊपर मरीज मिल रहे हैं। इंदौर में लगातार संक्रमण बढ़ता जा रहा है। ऐसे में लोगों को ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि इंदौर पूरी तरह से खुल गया है, अनलॉक हो गया है, बाजार भी खुल गए हैं, भीड़ भी बढ़ रही है। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूरी है, मास्क लगाना ज़रूरी है, सैनिटाइजर का उपयोग करना भी ज़रूरी है, लेकिन अभी भी कई लोग लापरवाहियां बरत रहे हैं और यही कारण है कि कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। बीजेपी के एक नेता हैं दीपक छावड़ानी, उनको बोला उनका नाम है, और उन्होंने क्या किया है कि रक्षाबंधन के एक दिन पहले ही 3 पार्टियां की, उनके परिवार के 19 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। साथ ही कॉलोनी के 500 लोग में संक्रमण फैलने की आशंका लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। देवव्रत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवव्रत, छत्तीसगढ़ में पहले लग रहा था कि काफी कंट्रोल में है, लेकिन अब ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे में छत्तीसगढ़ में 477 नए मरीज। अगर हम सिर्फ बात कर ले राजधानी रायपुर की, 219 सबसे ज्यादा मरीज मिले हैं। जी बिल्कुल, यही पढ़े लिखे और शहरी शहरों का हाल है, क्योंकि जहां पर ये देखा जा रहा है कि संक्रमण का दायरा बढ़ता जा रहा है, संक्रमित लोग बढ़ते जा रहे हैं, और अब केवल एक ही चारा रह गया है यहाँ पर स्थानीय प्रशासन के पास कि लोगों को जन जागरूकता लोगों में लाई जाए और किसी तरह से जागरूक किया जाए, क्योंकि अभी कोरोना जो है वो कंट्रोल में दिखाई नहीं दे रहा है। अनलॉक अभी हो चुका है, लॉकडाउन खत्म हो चुका है, उसके बाद से जिस तरह से सड़कों पर लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है, मार्केट में लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर कोरोना पर कंट्रोल काफी मुश्किल हो गया है, और वो भी तब जब मौत का आंकड़ा 99 तक पहुंच चुका है। और सरकार की तरफ से हालांकि कोशिशें जारी है, हर जिला मुख्यालयों में ये कोशिश की जा रही है कि बेहतर से बेहतर इलाज दिलाया जाए। जब तक कि गंभीर स्थिति नहीं हो रही है, मरीजों को रायपुर कैंप नहीं लाया जा रहा है, जो एसिम्प्टोमेटिक हैं उनका जिला मुख्यालयों में ही इलाज किया जा रहा है, वहीं कोविड केयर सेंटर बनाए गए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो आंकड़े चिंताजनक है वो राजधानी रायपुर के, दुर्ग के, बिलासपुर के और जो बड़े शहर जहां पर पढ़े लिखे लोग रहते हैं वहां के आंकड़े हैं। और ये आंकड़े इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि लगातार जागरूकता अभियान सरकार चला रही है, जिसका कोई बड़ा असर यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। और अभी सरकार, जिला प्रशासन और आम जनता के लिए भी ये चुनौती बनी हुई है कि आखिर कोरोना के संक्रमण से कैसा निपटा जाए। फिलहाल नगर निगम की टीम, यहाँ पर कुछ एनजीओज हैं, उनकी सख्ती जरूर देखी जा रही है, लेकिन बावजूद इसके जो संक्रमण है वो थम नहीं रहा है और इसी वजह से रोजाना आंकड़े बढ़ते हैं, रोजाना आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं हर जगह, लेकिन क्या होना चाहिए ये अब तक समझ में नहीं आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी देने के लिए। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर। एक बार फिर से आपका स्वागत है। उज्जैन में जन्माष्टमी के पर्व को लेकर संदीपनी आश्रम स्थित मंदिर को सजाया गया है और आज देर रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण की आरती के बाद कल दिन भर श्रद्धालुओं के लिए मंदिर को खोल दिया जाएगा। संदीपनी आश्रम में भगवान श्री कृष्ण ने गुरु संदीपनी से 64 कलाओं का ज्ञान लिया था, साथ ही 14 विधाएं और 16 कला सीखी थी। मंदिर पहुंचने वाले सभी श्रद्धालुओं को सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए दर्शन करने की अनुमति दी गई है। आज रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण और महर्षि संदीपनी की आरती के बाद जन्माष्टमी का पर्व यहां मनाया जाएगा और इसके बाद कल सुबह से ही आम श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए मंदिर खोल दिया जाएगा। और रंजना हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं। रंजना, जन्माष्टमी का पर्व देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है और सभी काफी उत्साहित होते हैं इस पर्व को लेकर। संदीपनी आश्रम की बात करें तो उसको खास तौर पर सजाया गया है और 12 बजे भगवान श्री कृष्ण की आरती के बाद फिर कल श्रद्धालु वहां जा सकते हैं। जी श्रद्धा, राजधानी भोपाल की अगर बात की जाए तो श्री कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से यहाँ पर मनाया जाएगा और जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी है यानी श्री कृष्ण जन्मोत्सव है कल मनाया जाएगा और जन्मोत्सव को लेकर मंदिरों में जो साज सज्जा है वो शुरू हो चुकी है और जो फूलों से मंदिर को सजाया जाता है वो भी काम शुरू हो चुका है। हालांकि जो मंदिरों के बाहर जो लाइटिंग है, जो डेकोरेशन है वो पूरा हो चुका है, लेकिन मंदिर परिसर के अंदर की बात करी जाए तो इस तरह से जो लाइटिंग आप देख रहे हैं ये लाइट्स यहाँ पर जो इफेक्ट वाली लाइट्स हैं उनको यहाँ पर डेकोरेट कर दिया गया है
है, लेकिन अब जो आखिरी साज सज्जा है, यानी जो गेंदे के फूलों से यहाँ पर जो मंदिर की सजावट की जाएगी वो अभी बाकी है, क्योंकि कल जन्माष्टमी का त्योहार यहाँ पर मनाया जाएगा और भगवान के जो मंदिर में साफ सफाई है वो भी काम अभी पूरा हो चुका है। यानी इस बार जन्माष्टमी पर जो मंदिरों में श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचते थे, हालांकि वो जरूर इस बार देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इस बार जो 5 या 6 लोगों से ज्यादा एक साथ मंदिर में नहीं पहुंच सकते, तो इस बार जरूर कम संख्या में श्रद्धालु मंदिर में पहुंचेंगे। लेकिन मंदिर में जो तैयारियों को लेकर जरूर जो महंत हैं, जो पुजारी हैं, वो जुट गए। इस वक्त हमारे साथ महंत है, उन्हीं से जानेंगे। सर महंत जी, किस तरह से जो जन्माष्टमी का उत्सव कल मनाया जाना, उसको लेकर कितने बड़े स्तर पर आपकी तैयारियां इस बार देखने को मिल रही है, शुरू हो चुकी है? लेकिन ज्यादा लोगों को यहाँ भीड़ जुटाना नहीं है, इसलिए हमने बाहर से ही व्यवस्था की है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोग धीरे धीरे करके आएंगे और दर्शन करते हुए सीधे निकल जाएंगे, यहाँ रुकेगा कोई भी नहीं। तो इस तरह से यहाँ भीड़ कहीं भी इकट्ठी नहीं होने देना है, उसके लिए हमने पूरी व्यवस्था की है। 4 गार्ड लगाए हैं, वो गार्ड आकर के उन लोगों को डायरेक्ट करते रहेंगे ताकि लोग निकलते रहें। जो भी आएंगे मास्क वगैरह लगा करके आएंगे। सैनिटाइजर हमने बाहर भी लगा रखा है, पेडल सैनिटाइजर है, और हमारे यहाँ मंदिर में भी हमने यहाँ बिल्कुल। तो जन्माष्टमी मनाई जा रही है, लेकिन इस बार तैयारियां थोड़ी अलग हैं। इस बार की तैयारियों में शामिल है सैनिटाइजर और मास्क, रंजना, जो कि बहुत जरूरी है आज के दौर को देखते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रंजना जोड़ने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।